प्यारी बुआ और सखी सहेली के सखा और सहेलियों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और ढेर सारा प्यार हमारे सभी साथियों को और जो भी हमारे श्रोता हैं कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। तो बुआ आज हम बता देना कि हम क्या क्या अपने श्रोताओं के ऐसा भी करना। हाँ बिल्कुल, हमेशा की तरह ऐसा ही करना है जी। हाँ तो गीत मंजरी का आज दिन है तो आंचल से सजा देंगे गीत मंजरी को। क्या बात है, बिल्कुल। और आज दिन विशेष भी है, वर्ल्ड कंसेप्शन डे या विश्व गर्भ निरोधक दिवस, उस पर भी बातचीत होगी। उम्र के साथ बदलता सामाजिक परिवेश, तो हमारे कौन कौन से जो है ना क्या कहना चाहिए कि रिश्ते हैं, नाते हैं, हमारी भूमिकाएं हैं, हमारी बहनों की भी भाइयों के भी, तो कैसे बदली और क्या क्या जिम्मेदारियां बढ़ी, किस तरह से आप अपने व्यवहार में कुछ कुछ बदलाव लाए और क्या लगता है कि कैसे लाना चाहिए, ये जिम्मेदारियां जो हैं उनका कैसे हम सामना करें, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और घरेलू नुस्खे में हम थोड़ी सी कूट लेंगे अदरक है ना। हाँ, उसकी चाय कितनी अच्छी लगती है। हाँ वो तो वैसे ये भी लोग कहते हैं कि सुबह जिस तरह से अदरक कूटी जाती है तो पता चल जाता है कि जो भी चाय बना रहा है उसका मूड कैसा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही तो कह रही हैं। ये सारी चीजें पता चलेंगी अभी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरह से हुई है तो हमें लग रहा है कि कार्यक्रम का मूड तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि तो अच्छा होगा ही। नहीं, हमारे ढेर सारे श्रोता जुड़ चुके और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं। उम्र के साथ बदलता सामाजिक परिवेश, इसके बारे में भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात होती है कि हम सब परिवार में रहते हैं, परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, हमें एक सुरक्षा देती है, एक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक बड़ा, एक कहना चाहिए ना कि बड़ा प्यारा सा एक स्थान है जहां हम बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है परिवार को कैसे बात होती है कि सीमित रखने की भी बात होती है, उसके साथ साथ ये भी होती है कि बच्चों के बीच में अंतर कितना रखा जाए, बच्चे जो हों उस समय माँ की उम्र क्या हो, पिता की उम्र क्या हो, इन सब के लिए ये जो दिवस है मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस, है ना। और कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार, तो होता भी तो है ना, कहते हैं। बिल्कुल 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 जी। तो बहुत सारी जो अनचाहे गर्भ हैं उनसे सुरक्षित रखते हैं ये सब चीज़ें, गर्भ निरोधक जितनी भी साधन हैं, बहुत सारे साधन हैं, उपाय हैं, दवाइयाँ हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें आती हैं जिनको कहते हैं हम साधन हैं। तो वैवाहिक जीवन को बहुत आसान बना देते हैं, निश्चिंत बनाते हैं, जो हम जब नहीं चाहते, यानी कि पहले ये हम बता दें कि जब हम चाहें, जैसे कि बिल्कुल सब चीज़, हम एक छोटा सा काम जब करते हैं, एक कपड़ा खरीदते हैं जैसे ना जी, तो भाई बड़े सोच विचार के कि कब खरीदना है, कौन से रंग का खरीदना है, कहाँ से लेना है, हमारा बजट क्या होगा। तो फिर जब एक नन्हा शिशु घर में आने वाला हो तो उसकी भी तो तैयारी होनी चाहिए, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। बिल्कुल, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी एक होती है और एक नागरिक को आप तैयार कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो तैयारी पूरी होनी चाहिए। और जैसा आपने बताया कि भाई वो उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, तो फिर वही है जो कि इसलिए खासकर इस दिवस को मनाने के पीछे यही उद्देश्य रहा होगा। ये 26 सितंबर 2007 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाने की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य यही था, गर्भ निरोधक के महत्व के प्रति आम लोग जो हैं वो जागरूक बने। और इस दौरान संगठन और सरकार समय समय पर गर्भ निरोधक की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। आज वही हाँ, और राशि जी ऐसा है ना कि ये जो विषय ऐसा है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे हम वो माहवारी की बात करें या गर्भ निरोधक की बात करें या एड्स की बात करें, जो भी समस्याएं होती हैं इन सब के बारे में बात करना एक बहुत शर्म की बात मानी जाती है और ये माना जाता है कि ये तो बड़ी गलत बात है, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, या मतलब सोचते हैं कि ये बड़े ठीक नहीं है, अगर आप इस पर खुल के बात करें तो ठीक नहीं है। लेकिन ये दिवस इसीलिए मनाया जाने लगा कि अब इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या जैसे कि अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इस समय बच्चे न करें या दो बच्चों में हम अंतर रखें ताकि हम एक थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, पैसे से भी, शरीर से भी, या परिवार में हम पता नहीं उसको संभाल रहे हैं छोटे वाले को जो अब बड़ा होने वाला है, मतलब अगर दूसरा अगर हमें
तैयारी करनी है दूसरे की, तो ये इस लायक हो जाए कि इसकी जिम्मेदारी हमारे लिए कम हो जाए। तो ये सब जो प्लानिंग करने की जो हम बात कर रहे हैं कि हम एक प्लानिंग के साथ कुछ करें, तो इसमें ये बहुत सहायक होते हैं गर्भ निरोधक। लेकिन हम बात ही नहीं कर पाते कि भाई तुम क्या इस्तेमाल करते हो, क्या बेहतर है क्या नहीं है, इससे जुड़ी हुई कितनी समस्याएं आप झेल रही हैं या सामना कर रही हैं या कर रहे हैं, इन सब के बारे में बात होनी चाहिए। बिल्कुल, औरतें बात नहीं कर पाती हैं, शायद वही बात है ना कि मुझे लगता है कई बार लोग सोचते हैं इसको शर्म से जोड़ देते हैं जी। तो बुआ ये तो सही नहीं है ना, अगर इसे नहीं। और एक बात और है, जैसे तुमने अभी कहा कि बहनें हैं, नहीं भाई हमारे भाई लोग भी शर्माते हैं, है ना। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है। और भाई जैसे कि एक होती है ना, वर्जनाएं होती हैं समाज में, एक टैबू होता है, इस विषय पे बात नहीं करनी है, इस विषय पे बात नहीं करनी है, चाहे वो सेक्स के बारे में बात हो या उससे जुड़ी हुई बीमारियों की बात हो, इन सारी चीज़ों को बहुत छुपा छुपा कर रखा गया है। तो ये समय आ गया है कि हम इस पर खुलकर बात करें और इसके महत्व को समझें। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों की जो मतलब उनको जन्म देना है तो बहुत तैयारी होनी चाहिए, संतति कैसी हो, एक अच्छा बच्चा हो, इसके लिए जब आप मानसिक रूप से तैयार होंगे तो जाहिर है कि पूरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो जैसे तुमने पहले ही कहा ना कि अच्छा नागरिक, है ना, तो अच्छा नागरिक जब होगा जब हम खुशी खुशी उसकी तैयारी के लिए तैयार रहेंगे, है ना। बिल्कुल, और उसके लिए माँ को भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और बच्चा का तो है ही। और उसके बाद अब एक गीत सुन लें क्या? हाँ, तैयारी की बात हो रही है तो भाई खुशी खुशी होनी चाहिए। नहीं।
बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना, और बहुत सारे जो है कमेंट्स हमारे पास संदेश आए हुए। बिल्कुल। ये देखिए ना, एक ये आया है कि बढ़ती आबादी एक समस्या बनकर उभर रही है, इसलिए सरकार लगातार परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता अभियान चलाती रहती है। इसीलिए हर साल 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। ये दिन गर्भ निरोधक के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है। वैवाहिक जोड़ों को ये आजादी होती है कि वे कब पेरेंट्स बनना चाहते हैं। इसके लिए महिलाओं का जागरूक होना जरूरी है कि वे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी से कैसे बच सकती हैं। परिवार नियोजन के अलावा गर्भ निरोधक HIV, एड्स और अन्य यौन संक्रमणों से भी रोकता है। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस पर फिर वही वाली बात बार बार होती है ना कि क्यों हम ये दिवस मनाते हैं। मालूम है, लेकिन कहीं शर्मो हया की बात होती है या भूल भी जाते हैं, ध्यान नहीं रहता कि अच्छा इस विषय पर भी बात करना है, बाकी सब बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, क्या खरीदा क्या नहीं खरीदा। तो भाई हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारी शादी के समय न तो इतने साधन थे गर्भ निरोधक के, और ना ही खुलेआम एडवर्टाइज आते थे, तो पहले बच्चे के समय तक तो ज्ञान ही नहीं था। अब तो बच्चे भी समझदार हो रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे अब समझ रहे हैं इस बात को। और एक और संदेश है ना ये कि जनसंख्या इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एजेंडे में एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या पहले से ही सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का उपयोग एक अभिनव दृष्टिकोण है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के प्रयासों में योगदान देने की क्षमता हो। जी हाँ, और हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस दिवस का वैश्विक मंच ये स्पष्ट कर रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़कर अब विस्फोटक स्थिति में आ गई है। इन्होंने बहुत सारे जो तरीके हैं उनके बारे में लिखते हुए लिखा है कि इन सब की अपेक्षा नैतिक मूल्यों स्वरूप दृढ़ मानसिकता संकल्प की वैयक्तिक आवश्यकता है। इस दिशा में आयुर्वेद और योग का महत्व है। तो ये भी लिख रहे हैं कि जिस प्रकार फलवान हुए फूल को पुनः फूल नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार फलवती स्त्री रूपी पुष्प को पुनः फूल समझना अपने ही नैतिकता का ह्रास ही नहीं अपितु अपने तेजों में। बहुत सारी इन्होंने चीजें लिखी हैं कि समाज को इस दिशा में प्रेरित करते हुए महर्षियों की बात लिखी है कि ऋषि महर्षियों की भांति अपने ही ऊर्ध्वगामी स्वरूप को बनाए रखते हैं। तो इन्होंने यही लिखा है कि मतलब नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए, और ये जो है बाकी उपाय तो है ही, लेकिन उसकी भी जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल। तो इस आज ये दिन जो ऑब्जर्व किया जाता है विशेष जागरूकता के लिए है, इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे एक ले रहे हैं अंतराल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। स्वागत है, और फिर से हम हाजिर हो गए अंतराल के बाद। और जो विषय है हमारा कि उम्र के साथ जो बदलता हमारा दायरा है, सामाजिक दायरा बढ़ता है, कैसे हमारे बेटी बहन तो हम बन जाते हैं, लेकिन एक उम्र आती है कि हम किसी की पत्नी बनते हैं। जब पत्नी बनते हैं तो बहू भी बन जाते हैं। बहू भी बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद फिर बहू के बाद फिर सास भी बन जाते हैं। सबसे खतरनाक वाला है ये। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तो फिर दादी नानी तो फिर तय, दादी नानी भी तय है। तो ये सारी चीजें जो हैं, किस तरह से हमारा दायरा बढ़ता है। अब बात होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि भाई अब तो हम पदवी हमारी बढ़ती जा रही है, तो क्या इसके संग संग जिम्मेदारी भी बढ़ती है? जिम्मेदारी बिल्कुल बढ़ती है। पदवी बढ़ेगी तो जिम्मेदारी तो साथ साथ ही बढ़ती है। ये तो मानने के ऊपर है। हम तो मान लें कि हाँ ठीक है, एक पैर ये दबाएंगे एक पैर वो दबाएंगे बस। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, ये भी सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो भाई, ऐसा है कि जिम्मेदारी को समझें, लेकिन हाँ एक सीमा तक समझें। जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह समझें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हक समझने लगे कि भाई अब हम दादी बन गए तो ये जो पोते पोती हैं, अभी बच्चों की तो हमने ये कर लिया कि ये बनेंगे ये बनेंगे। पहली बात तो बच्चों से ही ना सोचे कि ये बनेंगे वो बनेंगे। हाँ, और कुछ लोग तो
मतलब बच्चों के बच्चों तक को सोच लेते हैं कि भाई हमारा पूरा हक है, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, सामाजिक दायरा बढ़ रहा है तो आप थोड़ा सा मुक्त भी होइए। हाँ, मुक्त है बिल्कुल बुआ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो जब उनके बच्चों की शादियां होती हैं तो उन्हें लगता है कि मैंने अपने बच्चे को बहुत भाग दौड़, और कहीं मुझे लगता है महिलाओं में थोड़ा सा वो गिल्ट भी होता है कि मुझे एक मतलब अगर मैं हाउस वाइफ होती तो मैं पूरा का पूरा समय अपने बच्चे को दे पाती, लेकिन क्योंकि मैं दफ्तर भी जाती थी आती थी, तो वो जो समय है जो दफ्तर में जाता है वो उन्हें लगता था कि वो अपने बच्चे को हम और आप जैसे लोग भी देते हैं। तो वो मैंने देखा है कि कई जगहों पे मदर्स को वो गिल्ट होता है, तो इसलिए वो सोचती हैं कि मैं सच पूछूं तो मुझे भी लगता है कि अब इनके बच्चों को ना कोई रहेगा दादी नानियों के। वैसे आपका कहना सही है कि भाई पूरी जिम्मेदारी ले लेना, ये भी नहीं, जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन जैसे कि ये फिर सोचना कि अच्छा अब हमने अपने बच्चे को नहीं पाला है तो अब हम जैसे चाहते थे अपने बच्चे को खिलाना पिलाना वैसे ही खिलाएं पिलाएं और बिल्कुल एकदम कलेजे से लगा के रखें, तो ये ठीक नहीं है ना भाई। तो उसकी भी माँ है, उनके भी पिताजी हैं, तो उनको भी पूरा जो है स्पेस दीजिए, उनको भी पूरा खेलने खिलाने का मौका दीजिए, उनको वो जो पसंद हो वो पहनाएं उड़ाएं अपने बच्चों को, है ना, जैसे चाहते हैं वैसे रखें। हो सकता है वो खिलौना चाहते हो दूसरे ढंग का देना, आप दूसरे ढंग का चाहते हो, वो कपड़ा कुछ और पहनाना चाह रहे हैं, अब नाम रखने में ही बात उठ जाती है। जैसे एक चीज, हाँ बिल्कुल, एक चीज बहुत कॉमन है वो ये कि जैसे पहले बच्चे जो हैं वो मिट्टी में जमीन पे खेलते थे, लेकिन जो माएँ हैं कई बार ये देखा गया कि उन्हें लगता है कि नहीं बच्चा अगर जमीन में खेलेगा मिट्टी में खेलेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अब यहाँ ये सोच का जो दायरा है ना, वो इतना अलग है कि इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा। एक का कहना है इम्यून सिस्टम ठीक होता है, मजबूत होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी बात रखें, अगर सही है तो पहले तो देख लें कि आप सही कह रहे हैं कि नहीं, और अगर सही कह रही हैं तो रख दीजिए या रख दीजिए आप, अगर भाई बंधु हैं जो भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं उस बच्चे के माता पिता जो हैं वो क्या चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि नहीं भाई हमें रखना है सुरक्षित अलग ढंग से अपने अंदाज में, तो उन्हें फिर छोड़ दीजिए, अपना मन थोड़ा सा समेट लीजिए भाई, थोड़ा सा है कि नहीं, क्योंकि अब उनकी माँ भी तो नौकरी कर रही होंगी, हो सकता है बाद में उन्हें भी वो, ऐसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि उम्र के साथ बदलता सामाजिक परिवेश, कुछ ही साल हुए मैं सीनियर सिटीजन की श्रेणी में प्रवेश हुई हूँ, मुझे एहसास हुआ कि मेरी सोच और विचार आज के युवा समाज से अलग है। मैं अब कम बोलती हूँ और अपने युवा परिचितों के विचार और दृष्टिकोण को सुनती हूँ, अहमियत देती हूँ, क्योंकि ये उनका जमाना और परिवेश है। साथ में मैं अपने उम्र के अनुरूप पहनावा और खान पान में बदलाव किया है। इस तरह मैं अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ और बेकार की गपशप और टीवी सीरियल देखकर समय नष्ट नहीं करती। तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और एक और महिला ने हमें ये संदेश भेजा है कि सामाजिक परिवेश तो बदल गया और हमें भी उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करके बदलना ही पड़ा। उसमें बहुत सारी बातों को खुली आंखों से मुस्कुराते हुए देखना ही है। भाई देखो, जैसा इन्होंने लिखा ना कि एडजस्ट करने वाली बात, तो भाई ऐसा मत सोचिए, आप खुश होइए देखकर कि देखो कितना बड़ा मजेदार बदलाव आ गया है, ये अपने ढंग से कर रहे हैं। और जहां तक टीवी देखना या कुछ और करना, तो इसको इतना भी बेकार नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें हमारा समय अच्छा जा रहा है, तो कुछ हम अच्छा देख रहे हैं, तो क्यों नहीं, इसमें फिर वही कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, कोई भी गिल्ट मत आप रखिए। हो सकता है आपको उसमें ज्यादा मजा आ रहा हो, उससे आपको ऊर्जा मिल रही हो, कुछ आप उसमें अच्छा गीत सुन रहे हो सकता है आप कोई अच्छा नृत्य उसमें देख रहे हो और आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहा हो, तो आप उसमें डूबिए, मजे लीजिए। एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है बुआ कि दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं। क्या बात है। वैसे बढ़ती उम्र के हिसाब से सामाजिक परिवेश भी बदलता है, फिर वो पहनावा हो या रहन सहन में भी बदलाव आता है। वरिष्ठ नागरिक होने पर मान सम्मान भी बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ सेहत अच्छी बने रहे, इसके लिए हर रोज नियमित व्यायाम और प्राणायाम करना काफी फायदेमंद रहता है। साथ में अपनी अनुकूलता के अनुसार सुबह या शाम वॉकिंग करना भी फायदेमंद रहेगा। ये मेरा सुखद अनुभव है। तो भाई ये तो हो गया कि व्यक्तिगत तौर पर हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, है ना, कि क्या पहन रहे हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, जो परिवार में एक दखलंदाजी वाली जो बात होती है कि थोड़ी दिन बाद ये लगने लगता है कि भाई इनसे कहो कि ये चुपचाप बैठे रहें या बैठी रहें, तो वो ना होने दीजिए। आपके जो दायरे बढ़ रहे हैं उसको आप अपनी सीमाओं को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जैसे होता है ना कि आप
उतना ही बढ़े। जैसे कि एक हमने अपनी हथेली पर एक नन्ही चिड़िया रख ली और दूसरे हाथ से उसको हमें सहेजना भी है, लेकिन इतना ही सहेजना है कि वो दब ना जाए। तो बस इतना ही रखना होगा ना कि आप उनको देखिए, उनको अपने ढंग से पनपने दीजिए। बिल्कुल ऐसे मत रखिए कि आप जिसको कहते हैं ना थोप लेना, जैसे छोप लिया, बिल्कुल अपने गले जैसे लटका लिया कि भाई ये तो हमारा अपना है, बस हमारी थाती है, हम जैसा चाहेंगे वैसे रखेंगे। तो थोड़ा सा सामंजस्य, बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात एक श्रोता ने लिखी है, मैं इसका संदेश थोड़ा सा छोटा करके पढ़ रही हूँ कि बाह्य रूप से हमें समाज के साथ, बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य बनाए रखने ही पड़ते हैं। ये हमारी वास्तविकता कम अपितु अभिनय परकता को अधिक स्पष्ट करता है। यही जो आप कह, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है, ये सभी कहते हैं। वैसे एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी उम्र के साथ बदलता परिवेश के बारे में। मेरा अनुभव है, मैं साझा करूं तो मैं लिखा है कि शहर की रहने वाली थी, शादी हुई कस्बे में। आज से 53 साल पहले बाहर जाते थे तो घाघरा लुगड़ा और उसमें भी एक सफेद 2 मीटर का कपड़ा लगाकर पहनना होता था। मजे की बात उस पर भी हाथ भर का घूंघट। उफ। घर में सीधे पल्लू की साड़ी, सास ससुर से पर्दा, बात तो दूर की, पति से भी सबके सामने बात नहीं करना और ना ही थाली परोसना। लेकिन अब तो वक्त बदल गया, बहू बेटियां हैं, जीन्स और सलवार सूट भी पहनती हैं। हम भी कभी कभार सूट पहनते हैं और बेटे बहू को साथ में खाना भी खिलाते हैं। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है और उसमें अपने आप को ढालना जरूरी है, वरना तालमेल नहीं बैठता और झगड़े का कारण बनता है। तो भाई बिल्कुल समझदारी वाली बात है ना। हाँ, भाई सामंजस्य बिठाना बनाना बहुत जरूरी है। और अगर हम यही गाते रहे भाई हमारे जमाने में तो ये होता था, अब तो देखो, मतलब एक अंदाज होता है ना, इसी चीज को हम अपने सिर पर हाथ रख के सिर पीटते हुए कह सकते हैं और इस बात को मुस्कुराते हुए उसको हाँ स्वीकार कर सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं। तो एक स्वागत कर लें गीत का ना। गीत का बिल्कुल बिल्कुल। प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ युम्मा, ये मौसम उफ युम्मा, ये धड़कन उफ युम्मा, कैसे दिल को रोकूं कोई थामे उफ युम्मा, ये आँखें उफ युम्मा। क्या कुछ भी नहीं तुम साहसी कोई नहीं, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। ये शोखी उफ युम्मा, ये शरारत उफ युम्मा, प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ युम्मा, ये आँखें उफ युम्मा। सीने में आग है, कब तक रहूं
खूबसूरत उफ युम्मा प्यार क्यों न होगा ये अदाएं उफ युम्मा ये मौसम उफ युम्मा ये धड़कन उफ युम्मा। तो भाई ये जो उफ्युम्मा जो है उम्र बढ़ने के साथ क्या मतलब कम कर लेना चाहिए अदाएं वगैरह? कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? अच्छा अदाएं में नहीं, अदाएं क्यों कम करना भाई? हम ये कह रहे हैं कि भाई ये आपकी बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है, इसमें आप उम्र को ना हावी होने दें। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है। एक तो ये कि पहले तो ये देखें कि हमें किस उम्र के लोगों के साथ अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ ये देखें कि क्या उस उम्र के लोग हमें स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, मतलब हमने उस उम्र के हिसाब से अपने आप को ढाला है या नहीं। या तो फिर आप ऐसी जैसी आपकी सोच है आप उन्हीं तरह की सोचों के लोगों के साथ जुड़े अपने आप को। जी हाँ, कई बार लोग स्वीकार नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। तो ये आपको बहुत ईमानदारी से तटस्थ भाव से ये देखना होगा कि आप क्या हैं, कैसे हैं, और क्या सामने वाला आपसे खुश है या नहीं, है ना? तभी मजा आएगा आपको भी, क्योंकि आपके हटने के बाद अगर लोग थोड़ा सा मुंह बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि वेव्स जो होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो अपना असर दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। तो जैसे जैसे सामाजिक दायरा बढ़ता है तो हमें इन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ। एक और संदेश हमारे पास आया है। क्या उन्होंने भेजा है कि मनुष्यों में उम्र का बढ़ना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रक्रिया को दर्शाता है। समय के साथ वृद्धावस्था के कुछ आयाम बढ़ते और फैलते हैं, जबकि अन्यों में गिरावट आती है। उम्र के साथ प्रतिक्रिया का समय घट सकता है, जबकि दुनिया की घटनाओं के बारे में जानकारी और बुद्धिमत्ता बढ़ सकती है। अनुसंधान से पता चलता है कि जीवन के अंतिम दौर में भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तरक्की और विकास की संभावनाएं मौजूद होती हैं। उम्र का बढ़ना सभी मानव समाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जैविक बदलाव को दर्शाता है, लेकिन इसके साथ ये सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को भी दर्शाता है। तो बात बिल्कुल सही है कि जो चीज भी है इसको स्वीकार किया जाए पहले, और फिर देखा जाए कि हम कैसे इस उम्र का भी मजा ले सकते हैं। बहुत सारे जो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अभी जहां आप साल भर में जहां 4-5 जगह शादी में जाते थे, अब हो सकता है आपको 20 जगह जाना पड़े। तो उस हिसाब से आप भाई आप अपना बजट भी रखिए। जैसे कहा ना कि आप मजे अगर ले रहे हैं जिंदगी के, तो साथ साथ आपको थोड़ा सा कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ये कर्तव्य निभाना। और बुआ और भी कुछ संदेश हैं क्या, या हम फिर यहाँ पर ब्रेक ले लें और उसके बाद? देखो भाई, ऐसा है कि ब्रेक का समय अगर आ जाएगा ना तो संदेश वगैरह सब वहीं रुक जाएंगे। वो जैसे सिग्नल नहीं होता, जब ट्रेन आने वाली होती है तो हमें सिग्नल तुरंत बंद करना पड़ता है और दरवाजा बंद करना पड़ता है, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है। लेकिन हम किसी भी दुर्घटना से बचाव की ही बात करते हैं। बिल्कुल, तो ब्रेक लेते हैं, अंतराल ले लेते हैं। तो गीत मंजरी लेकर हम हाजिर हैं अंतराल के बाद फिर से कार्यक्रम सखी सहेली। और आज जो है वो आंचल पे बात होनी है और आंचल पे गाने हम सुनवाएंगे। जी हाँ, जिसमें माँ का प्यार भरा होता है। अपने आंचल से माँ रोते बच्चे को चुप करा लेती है। आंसू पोंछने के लिए यह आंचल झट से सामने आ जाता है और फिर माँ उसे बच्चे को आंचल में छुपा लेती है। बिल्कुल, और आंचल जिसमें माँ के प्यार की महक होती है, स्नेह होता है और बचपन की कई यादें माँ के आंचल से जुड़ी होती हैं।
आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी राहों के लिए तेरी दो अखियाँ, तेरी दो अखियाँ। मुझे गीता से बड़ी तेरी दो बत्तियाँ, तेरी दो बत्तियाँ। युग में मिलता, युग में मिलता जो सो मिला है पल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मैंने आंसू भी दिए पर तू रोई ना, पर तू रोई ना। मेरी निंदिया के लिए बरसों सोई ना, बरसों सोई ना। ममता गाती, ममता गाती रही गम की हलचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये चरण तेरे माँ, ये चरण तेरे माँ। देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, दर पे खड़े माँ। अमृत सबका, अमृत सबका है इसी गंगा जल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। ये माँ का आंचल जो होता है जिसमें कि प्यार की महक होती है, जैसा तुमने कहा गया है। दो पंक्ति जो याद आ रही हैं, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। बिल्कुल। और ये हवा कैसे उड़ा ले गई आंचल मेरा, यूं सताने की आदत मेरे घनश्याम की थी। और बुआ एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आया है कि माँ का आंचल संपूर्ण अध्याय होता है हमारी जिंदगी की किताब का। जब उसके पल्लू की आड़ से छुपकर देखते थे तब उसके पल्लू के पीछे से सारी दुनिया कितनी रंगीन दिखा करती थी। माँ का पल्लू हमारी गुल्लक हुआ करती थी, वही हमारे लिए तिजोरी भी होती थी। बड़ी अमीरी में गुजरा बचपन, ऐसा वो जमाना था। माँ के आंचल में बंधा वो सिक्का खजाना था, पल्लू में बचा कर वो पैसे से मेरे लिए खुशियां खरीद लिया करती थी। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली
कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ये बहारें, ये फुहारे, ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। ये बहारें, ये फुहारे, ये बरसता सावन, थर थर कांपे है तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। बुआ, हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि माँ के आंचल का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। माँ के आंचल में आकर सारा दुख हम भूल जाया करते हैं। सारी दुनिया देख ली मैंने माँ, पर तेरे आंचल की छांव जैसा कुछ भी नहीं। क्या बात है। ये बात होती है बार बार दुख दुख की, लेकिन बहुत सारी भूमिकाएं अदा करता है ये आंचल। पिता की डांट से कवच कुंडल का काम करता है ये आंचल। खुशी में भी हम आंचल में ही घुस जाते हैं, और कहीं ना कहीं जब कुछ याद करना होता है, यानी पढ़ाई वाला मामला, तब भी ये आंचल बड़ा काम आता है। अगर हम उसको अपने हाथों में भी लपेट लें तो बहुत कुछ याद आ जाता है। कुछ कहीं गुम हो गया तो माँ के आंचल में एक गांठ बांधी जाती है, और वो जब तक सामान नहीं मिलता तब तक वो गांठ वहीं बंधी रहती है। तो बहुत तरह तरह से काम आता है ये आंचल। बिल्कुल। छोड़ के मेरा
आंचल में कलियां भी तो सजती हैं, सपने भी सजते हैं। बिल्कुल सही बात है, सपने सजते हैं, किसी बेगाने को अपना बना लेने की ताकत भी तो इसी आंचल में होती है ना? और वो जो अदा होती है। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। आया था यहाँ बेगाना सा, आया था यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा, दीवाने की खातिर तुम कोई इल्जाम ना अपने सर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, आंचल में सजा लेना कलियां। तो अब बात रह गई है अदरक की। वैसे हम आंचल के बारे में ये कहना चाह रहे वैसे हम ये आंचल के बारे में कहना चाह रहे थे कि बहुत हद तक ये प्राथमिक चिकित्सा का भी काम करता है। अगर कभी आप अदरक कूट रहे हो और आंखें में एक बूंद चली जाए आंखों में, तो ये अगर आप फूंक मार देते हैं आंचल रख के आंख के ऊपर तो क्या राहत देता है। बातों को जोड़ना आपको कितना सुंदर आता है। सब आंचल का कमाल है ना, आंचल का कमाल है। सब आंचल का कमाल है। आज तो सब आंचल कर रहा है जो कर रहा है ना। बिल्कुल, क्योंकि जब बहुत बेचैनी होती है तो ये सारा काम जो है यही करता है, सहारा देता है। लेकिन जो हमने बात कही कि अदरक जो है किस तरह से कूटी जाती है, इससे पता चलता है कि मिजाज कैसा है। मिजाज कैसा है, बिल्कुल। बहुत सारे संदेश हमारे पास आ गए हैं ना। आप पहले तो हमारे दोस्तों का बहुत अच्छा मतलब मन खुश है, अदरक वाली चाय पीकर बैठे हैं। बहुत सारे लोगों ने झपकी भी ले ली होगी। बिल्कुल। देखिए ना, एक संदेश है जिसमें लिखा है कि अदरक भरी चाय में अदरक भरी चाय अच्छी लगती है जी, किंतु ये सभी को सूट नहीं करती। पेट में अम्ल पित्त जनती है जी। सूखी अदरक ही सोंठ कहलाती है। इसे गरम मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके औषधीय प्रयोग भी हैं। तो वैसे भाई इससे तो ये बात समझ में आती है कि सबसे अच्छा तरीका इसके सेवन का यही है कि चाय के रूप में किया जाए और पानी में कटी या कद्दूकस अदरक डालें, पानी को कुछ देर के लिए उबाल लें, फिर चाय को धीरे धीरे पिए, मजा आएगा। और चाय को और स्वादिष्ट बनाना हो तो शहद या नींबू जैसी कोई चीज मिला सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छा। वैसे मिलाते होंगे हमारे साथी लोग, है ना, वो बेकार ही बता रहे हैं।
बस्ता लपेटते निकल लेते हैं ऐसा। आज आपको बहुत जल्दी यहाँ आंचल लहराने का मन है, मुझे हाँ लग रहा बिल्कुल है ना, क्योंकि भाई रसोई घर की रानी अदरक जो है वो आ गई है। साथी ने हमें बताया कि दादी माँ के नुस्खे आयुर्वेद बचपन से देखती आ रही हूँ। किसी को सर्दी जुकाम खांसी लगा, आज की तरह दवाइयाँ नहीं दी जाती थी। घी में अदरक मिश्री और काली मिर्च कूट कर पकाकर और वही हमें दिया जाता था खाने के लिए। सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी और ठीक भी हो जाती थी। ये इतना लाभकारी है कि आज भी हमारे घर में इसका उपयोग किया जाता है खांसी जुकाम होने पर। क्या बात है। और भोजन में भी कुचली हुई अदरक की जड़ आप शामिल कर सकते हैं। इसे कच्चा भी खा सकते हैं या सुबह सबसे पहले अदरक का पानी ले सकते हैं। मगर लेकिन इस बात पे ध्यान दें कि अदरक वजन घटाने में भी सहायता करता है, लेकिन आपको इसके अच्छे पोषण और पर्याप्त व्यायाम के साथ ही पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस अदरक ले रहे हैं। नहीं, वैसे हम अभी तक यही सोचते थे। हाँ। गर्म पानी पी लो, पेट का जो जितना भी एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त फैट है वो निकल जाएगा। अरे महीनों पिया कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खाना जम के खा रहे थे। है ना वो। हाँ, तो देखो भाई, हमारे साथी जो है ना बड़े काम की चीज लिखते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि अदरक में जिंजरोल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इसे खाने में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि से राहत मिलती है। इसमें शोगोल नामक गुणकारी तत्व भी होता है जो दर्द को कम करने में मदद करता है, खांसी जुकाम को दूर करता है। ये तो हम सब जानते हैं। सर्दियों में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो सर्दियां आने वाली हैं, तो ध्यान रखें फिर इस बात का। और अदरक और गुड़ का सेवन करने से मोटापा भी कम होता है, ऐसा कहते हैं। ये बार बार हमें देख के पता नहीं क्यों कह रही हैं ये बात। इससे मोटापा कम होता है, उससे मोटापा कम होता है। हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आप जो है वो हमारे सुनने वालों को ये कहना चाह रही कि मैं गलत करी। जी नहीं, प्यारी बुआ ये गलत कह रही है। मैं प्यारी बुआ को बिल्कुल उनकी तरफ देख के इशारा नहीं कर रही। अरे हमें पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने एकदम सर झुका लिया है, आंचल भी सर पर रख लिया है अब तो। आज हमने देखो भाई, ऐसा है ना कि अदरक जो है वैसे तो बहुत फायदेमंद है, सब जानते हैं। अब कुछ नहीं आप कर सकते तो बस आप अदरक और गुड़ ऐसे ही ज़बान पे मतलब रख लीजिए, उसको चूसते रहिए। खांसी अगर आ रही है तो छोटा सा टुकड़ा, मतलब अच्छे से उसको आप वैसे भी चूसते रहेंगे तो गला भी साफ रहेगा और सर्दी जुकाम नहीं होगा। कहते हैं कि जॉन्डिस में भी बहुत लाभकारी है ये, पीलिया रोगियों के लिए। और इसमें आप वही अदरक और गुड़ का सेवन करें तो फायदा होगा। इसके लिए अदरक, गुड़ और त्रिफला को बराबर मात्रा में आप और पीस लें और रोजाना 3 से 5 ग्राम मिश्रण का सेवन करेंगे आप तो क्या बात है। हाँ, देखिए चमक जाएगा चेहरा। है ना। गठिया में भी फायदा मिलता है। तो लेकिन सारी चीजें फिर हैं कि आपके शरीर को किस तरह से लगती है चीज, ये आपको देखना होगा, क्योंकि सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है ना। लेकिन कभी कभी ये नुकसानदेह भी हो सकती है। हाँ, कोई भी चीज ज्यादा बुआ ना वो ठीक नहीं होता। अब ज्यादा कम आपको समझ लेना चाहिए कि भाई क्या ज्यादा है और क्या कम है। आप बताइए। हम कुछ नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते इसलिए, क्योंकि कैसे पता लगा ये ज्यादा कम वाला कैसा, 2 ग्राम की 4 ग्राम, 2 ग्राम ज्यादा है कि 4 ग्राम ज्यादा है। अभी बोलोगे 4 ग्राम ज्यादा है, हमारे लिए हो सकता है 2 ग्राम ही ज्यादा हो। तो ये निर्भर करता है कि हम कैसे उसका प्रयोग कर रहे हैं। सारी चीजें जो हम बताते हैं वो सामान्य तौर पर जो हम घरेलू खुद जो प्रयोग में लाते हैं उसके लिए है। लेकिन अगर कोई आपको विशेष समस्या है, कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो अपने चिकित्सक की राय के बगैर इन किसी भी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। वो सामान्य से, चाहे वो शहद जो है जिसे अमृत मानते हैं, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। ये तो हंसी मजाक अपनी जगह है ना राशि, लेकिन ये जो हम अभी इसकी बात करें, जैसे गर्भावस्था है, कभी आपको माहवारी में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तब इन सब चीज़ों का सेवन न करें। हृदय रोगी हैं अगर आप तो ध्यान रखें। डायबिटिक हैं या कोई भी चीज है, गैस आपको ज्यादा बनती है या आपकी अम्ल पित्त कौन सी प्रकृति है आपके शरीर की, इन सारी चीजों को देखते हुए इन सब का सेवन करना होगा। बवासीर में भी कहते हैं कि आराम होता है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए गुड़ और अदरक का सेवन किया जा सकता है। इसके लिए 2-3 ग्राम, देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ, आपने भी बताया था शायद, हरीद की और सोंठ को बराबर मात्रा मिले। देखिए यहाँ मैं बता रही हूँ बराबर मात्रा मिले और इसका चूर्ण तैयार करके इसे गुड़ के साथ रोजाना। इससे आपका हाजमा भी ठीक होगा और साथ ही बवासीर की परेशानी दूर हो सकती है। और रोजाना इस मिश्रण के सेवन से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो कब्ज के लिए और भी बहुत सारे उपाय हैं, उनको कीजिए। लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में मनोरंजन के लिए इन सब जानकारी के साथ साथ एक और उपाय है, गीत।
पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मारो पल्लो लटके। गोरी दियो भटके रे मारो दियो भटके, जियो भटके रे मारो जियो भटके, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। भटके रे मारो जियो भटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। बुआ जी अब हमारे संभाल लिया जाए ना पल्लो। बिल्कुल संभाल लिया जाए जी। तो हम अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए बुआ और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार।